तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी की। और ये सीडीपी का जो है चैप्टर नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो है इफ़ेक्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पीछे भी जो है एग्ज़ाम के अंदर, सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, उनके अंदर पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक रहेगा। इससे पहले के जो 4 टॉपिक है आप चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण होता क्या है। तो इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इनका जो अर्थ है वो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो पर्यावरण और जो हमारा आनुवांशिकता है, एक परिचय के तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मानव का जो विकास है वो विभिन्न कारकों पर आधारित होता है। मानव का जो विकास होती है, ग्रोथ होती है, वो उसके लिए क्या है कि काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें से 2 जो फैक्टर हैं, 2 जो कारक है किसी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक निर्णायक होते हैं। एक हमारा आनुवांशिकता और दूसरा हमारा पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये दोनों ही जो पैरामीटर है ये परिभाषित करते हैं कि हम कैसे बढ़ते हैं और कैसे बनते हैं, मतलब इन फ्यूचर हम कैसे बनेंगे। ये हमारा जो आनुवांशिकता है या फिर पर्यावरण है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्या है डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण के महत्व पर जो है अक्सर बहस होती है और यह बहुत ही प्रमुख है। मतलब कि इसमें कंपैरिजन भी कई बार होता है कि आनुवांशिकता ज़्यादा ज़रूरी है या पर्यावरण। तो हमारा तो यही मानना है कि दोनों ही जो है चीज़ें, जो आनुवांशिकता और पर्यावरण, दोनों ही अपना अपना जो है इनका इम्पोर्टेंस रहती है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण रहते हैं। समय के साथ जो है अध्ययनों से पता चला है कि हम इन दोनों के संयोजन का क्या है कि अभिन्न अंग है, मतलब कि इनके मल्टीप्लिकेशन का। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे एसटेट एग्ज़ाम अगर आप उठा के देखें तो, या सीटेट एग्ज़ाम के अंदर भी क्या है कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो हमारा पर्यावरण है और पर्यावरण के गुणा में अगर हम आनुवांशिकता को करते हैं तो हम इन दोनों के मेल से मिलकर जो है बने हैं। उसके बाद इस बात पर अक्सर बहस होती है कि कौन सा कारक अधिक प्रभाव डालता है। जैसे मैंने ऊपर बात की, तो दोनों में क्या है कि कई बार कंपैरिजन भी हो जाता है कि कौन सा कारक जो है, कौन सा फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दोनों के अंदर से, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि आनुवांशिकता वह विज्ञान है जिससे हम अपने व्यवहार और विकास पर आनुवांशिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे प्रसारित होते हैं और वे मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा आनुवांशिकता बताता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आनुवांशिकता वह विज्ञान है जिसमें हम अपने व्यवहार और विकास पर आनुवांशिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे प्रसारित होते हैं और वे मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा जो है आनुवांशिकता का क्या है कि एक तरीके से अर्थ कह सकते हो या फिर परिभाषा कह सकते हो। उसके बाद पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण के अंदर क्या है, जबकि पर्यावरण में क्या है आनुवांशिक कारकों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें शामिल होती है। मतलब कि हेरिडिटी, आपके जो बाप दादा से आपको जो जीन्स मिले हैं उनको छोड़कर बाकी के जो सारे कारक है वो क्या है कि पर्यावरण के अंदर शामिल होते हैं। तो पर्यावरण का निर्माण उस परिवेश में मौजूद कारकों से होता है जिसमें एक व्यक्ति बड़ा हो रहा है, और सहकर्मी समूह शिक्षा भी प्राय पर्यावरणीय कारकों में शामिल है। आनुवांशिकता के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति का व्यवहार और दृष्टिकोण बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं और उन पर एक नज़र डालते हैं। तो आनुवांशिकता के अंतर्गत कुछ नियम जो हैं बनाए गए हैं या नियम हैं जिनमें क्या है कि व्यक्ति का व्यवहार और दृष्टिकोण जिनसे बनता है, और इनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आनुवांशिकता के नियम, उसका एक संक्षिप्त विवरण हम करके चलेंगे, व्याख्या करके चलेंगे, ताकि आप अच्छे समझ सकें और कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आराम से आप क्या है कि उसको सोल्व कर सकें। तो कुल जो है आनुवांशिकता के 3 नियम है, और आनुवांशिकता और इसके निहितार्थ को जो परिभाषित करते हैं। सबसे पहला जो नियम आता है उसको बोलते हैं समानता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि संतान जो होती है वो अपने माता पिता की हूबहू प्रतिकृति होती है, मतलब बिल्कुल ही वैसी जैसे उनके माता पिता होते हैं। तो उनके ही जीन जो होते हैं संतान के अंदर जाते हैं, तो वो उनकी जो प्रतिकृति होती है बच्चों की, वो माता पिता के समरूप ही होती है। उसके बाद बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं, जबकि सुस्त जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी सुस्त पैदा होते हैं। और इस मामले में अगर बात की जाए तो संतान उत्पाद अपनी पिछली पीढ़ियों से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। तो ये हमारा क्या है कि हेरिडिटी काम करती है इस तरीके से।
उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है विविधताओं का नियम। तो विविधताओं के नियम की अगर बात की जाए तो इस नियम के अंदर क्या आता है कि इस कानून के तहत संतान अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि माता पिता की सारी उन्नति उनके बच्चों में स्थानांतरित हो रही है। यह सब माता पिता से उनके बच्चों में जीन स्थानांतरण पर निर्भर करता है। तो ये है विविधताओं का नियम, समानता के बाद विविधताओं का नियम, जो कि हेरिडिटी के अंदर आता है। तो तीसरा जो नियम है वो है प्रतिगमन का नियम, और ये भी जो है हेरिडिटी का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के स्वभाव और व्यवहार के बिल्कुल विपरीत होते हैं और इसे प्रतिगमन के नियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और यह कारक फिर से माता पिता से उनकी संतानों में आनुवंशिक हस्तांतरण पर आधारित होता है। समानता के जीन समाप्त नहीं होते हैं और भविष्य की पीढ़ियों में स्थानांतरित होने की संभावना इसके अंदर बनी रहती है। तो ये जो 3 नियम हैं ये क्या है कि हमारे हेरिडिटी के अंदर आते हैं। दोबारा मैं एक बार देख लेता हूँ। समानता का नियम, विविधताओं का नियम और प्रतिगमन का नियम, ये तीनों हेरिडिटी के ही पार्ट है। उसके बाद आनुवंशिकता के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसमें जर्म प्लाज्म या फिर जर्म प्लाज्म की निरंतरता का जो नियम है, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है निरंतरता के बारे में। तो यह सिद्धांत बताता है कि जीव में कोई भी अस्थायी विकृति आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित नहीं करती है और यह प्रयोग चूहे की 25 पीढ़ियों पर किया गया जहां उनकी पूंछ काट दी गई, लेकिन हर बार अगली पीढ़ी पूंछ के साथ ही पैदा हुई। इससे पता चलता है कि जर्म कोशिकाओं पर पर्यावरण का कोई असर नहीं होता है, जबकि दैहिक जो कोशिकाएं होती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है और जर्म कोशिकाएं स्थानांतरित नहीं होती हैं। उसके बाद मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में क्या बताया है, तो मेंडल के सिद्धांत को भी हम जान लेते हैं। तो मेंडल कहते हैं कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने कहा है कि प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है और अगर किसी जोड़े की संतान में कोई खास विशेषता नहीं दिखती तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खो गई और वे जीन अभी भी जीवित हैं और भविष्य की पीढ़ियों पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। उसके बाद गैल्टन ने भी जो है आनुवंशिकता के बारे में सिद्धांत दिया है, जिसको बायोमेट्रिक का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो गैल्टन जो है उन्होंने सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति की सभी जो है विशेषताओं उसके माता पिता से ही नहीं मिलती, बल्कि कई बार वे उसके पूर्वजों से भी विरासत में मिलती है। इस सिद्धांत में दादा दादी या पैतृक दादा दादी से हस्तांतरित होने वाले गुण शामिल होते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत हैं और इसमें डार्विन का सिद्धांत भी आता है। तो डार्विन के सिद्धांत की भी बात कर लेते हैं। तो डार्विन का क्या सुझाव था हेरिडिटी के बारे में। डार्विन का मानना था कि अक्सर भावी पीढ़ियों पर होने वाले परिवर्तन पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं और इसका प्रभाव व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अक्सर ये सीखी हुई आदतें आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे, ये था हमारा हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। उसके बाद पर्यावरण की बात करेंगे। तो पर्यावरण किस प्रकार से मनुष्य के व्यवहार पर प्रभाव डालता है, तो इसके प्रकार और प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहले पर्यावरण क्या है कि बाहरी कारक है, आंतरिक कारक नहीं है, जैसे कि हेरिडिटी है जो हमारे आसपास मौजूद रहकर हमें प्रभावित करता है। इसके अलावा क्या है कि आनुवंशिक कारकों के अलावा पर्यावरण कारक भी किसी व्यक्ति के प्राकृतिक निर्माण में क्या है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ही जो है मानव का व्यवहार या मानव जो है निर्मित होता है। पर्यावरण के जो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। पर्यावरण मूलतः जो है 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक पर्यावरण और एक बाह्य पर्यावरण। तो बाह्य पर्यावरण को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक भौतिक पर्यावरण जिसमें वायु, पेड़, जानवर आदि आते हैं और दूसरा है सामाजिक वातावरण, सहकर्मी समूह, अज्ञात लोग इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद पर्यावरण का जो प्रभाव है उसको समझ लेते हैं हम। तो पर्यावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो किसी पर्यावरण के प्रभावों पर विभिन्न कारकों पर चर्चा की जा सकती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक आपका शरीर, मानसिक अक्षमता, सोच की प्रक्रिया, व्यक्तिगत जो है व्यक्तित्व और प्रजातियाँ। तो ये पर्यावरण के प्रभाव इनके ऊपर जो है पड़ सकता है, जिसमें शरीर आ गया, मानसिक अक्षमता आ गई, सोच की प्रक्रिया, व्यक्तिगत व्यक्तित्व और प्रजातियाँ। तो इनके ऊपर क्या है कि पर्यावरण का प्रभाव सीधे सीधे या डायरेक्टली क्या है कि पड़ता है।
उसके बाद आनुवंशिकता और पर्यावरण का अगर महत्व को हम समझें तो दोनों का ही अपना महत्व है, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो शिक्षकों के लिए क्या रहता है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए बच्चों की आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। एक बच्चे के लिए संतुलित विकास जरूरी है और संतुलित विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण का दोनों का साथ में होना जरूरी है। इससे शिक्षक को स्कूलों में बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। उसके बाद यह शिक्षक को व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत को जानने और तदनुसार शैक्षिक अनुभव की व्यवस्था करने में मदद करता है और इससे शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने में भी मदद मिलती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जाना है कि पर्यावरण और जो आनुवंशिकता है दोनों की किस तरीके से इम्पोर्टेंस रहती है। दोनों के मेल से ही, दोनों के अपगुणा करने से ही क्या है कि मनुष्य का निर्माण होता है, मनुष्य के व्यवहार का निर्माण होता है। तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों को समझ के ही आप क्या है कि इसको आगे चल सकते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लगभग हमने इसके अंदर कंप्लीट कर दिए हैं कि इन्हीं के अंदर से क्या है कि आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझें और इससे पहले के चैप्टर्स भी क्या है कि आप, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।